हमने उन सभी उदाहरणों को भी पढ़ा था। आज की क्लास में हम द्वंद्व समास पढ़ने वाले हैं। तो द्वंद्व समास में दोस्तों क्या होता है, पहला चीज कि द्वंद्व समास में हमारा उभय पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में हमारा उभय पद प्रधान होता है। यहाँ पर उभय पद का मतलब दोनों पद से है, यानी कि दोनों पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में हमारा दोनों पद प्रधान होता है, या कह सकते हैं दोनों पद हमारा मुख्य होता है। दोस्तों दूसरा चीज़ इसमें को क्या याद रखना है कि द्वंद्व समास में सदैव योजक चिन्ह लगा होगा। सदैव योजक यानी जोड़ने वाला चिन्ह लगा होगा, योजक चिन्ह लगा होगा, यानी ये डैश वाला चिन्ह लगा होगा। जो द्वंद्व समास का उदाहरण होगा उसमें हमेशा आपका योजक चिन्ह लगा होगा। दोस्तों सबसे सरल समास हमारा यही है। यदि हम इनके उदाहरणों की चर्चा करें तो हमारे पास इसके उदाहरण हैं। बहुत ही सरल समास है, सभी समास में सबसे सरल। जैसे हमारे पास है राम लक्ष्मण। जैसे कि दोस्तों हमने आपको पहले बताया कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और इनके बीच में सदैव एक योजक चिन्ह लगा होगा। तो समझ लीजिएगा कि वह आपका द्वंद्व समास है। अब यदि आप इसका विग्रह करेंगे तो आपका हो जाएगा राम और लक्ष्मण। राम लक्ष्मण का आपका हो जाएगा विग्रह राम और लक्ष्मण। दूसरे उदाहरण की चर्चा करें तो हमारे पास है हाथ पैर, मिटाई देते हैं, हाथ और पैर। यदि आप इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा हाथ और पैर। अन्य उदाहरण ले लें यदि, जैसे माता पिता, तो इसका विग्रह हो जाएगा माता और पिता, माता और पिता। इसी तरह दोस्तों अगले उदाहरण की चर्चा करें, हमारे पास है हरि हर, यानी हरि और हर। हरिहर का विग्रह हो जाएगा हरि और हर। जैसे अन्य उदाहरणों को ले लें, हमारे पास है सीता राम। इसका विग्रह करें तो हो जाएगा सीता और राम। जैसे अन्य उदाहरणों को ले लें, हमारे पास है देव असुर, तो इसका विग्रह हो जाएगा देव और असुर। अन्य उदाहरण को ले लें, हमारे पास है धर्म अधर्म। दोस्तों अगर आप देखें तो जितने भी द्वंद्व समास के उदाहरण हैं, धर्म अधर्म कर लीजिए, धर्म अर्थ कर लीजिए, दोनों सही है, धर्म अर्थ ही कर देते हैं। जितने उदाहरण हैं आप देख सकते हैं सब में योजक चिन्ह लगा हुआ है। इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा धर्म और अधर्म, या धर्म और अर्थ, जो भी आपका लिखना चाहें। यदि और उदाहरण आप ले लें, जैसे हमारे पास है खरा खोटा, तो हो जाएगा इसका विग्रह खरा या खोटा। तो दोस्तों ये हमारा द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण थे। हमको यहाँ उदाहरण रटना नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है, ट्रिक को समझना है कि द्वंद्व समास, अगर आपसे द्वंद्व समास पूछा गया है तो आपको समझ लेना है कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होना है और दोनों पद के बीच में आपको योजक चिन्ह लगा मिलेगा, तो दोस्तों आपका द्वंद्व समास होगा। एक बार फिर से, द्वंद्व समास जो होता है उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, उभय पद प्रधान द्वंद्व समासा, ये संस्कृत का हमारा सूत्र है। लेकिन आपको हिंदी में अगर इसकी परिभाषा लिखना है तो आपको ये समझना है कि ऐसा समास जिसमें उभय पद अर्थात दोनों पद यानी प्रथम पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान होते हैं वह हमारा द्वंद्व समास कहलाता है। और दूसरा पॉइंट इसमें आपको याद रखना है कि द्वंद्व समास में दोनों पदों के बीच में सदैव योजक चिन्ह लगा होता है और इसका विग्रह करने पर
दोनों पदों के बीच में और या का अर्थ आता है, जैसे राम और लक्ष्मण, राम और श्याम, सीता और राम, राम और सीता, धर्म और अर्थ, या खरा और खोटा, खरा या खोटा। तो दोस्तों ये हमारे द्वंद्व समास के उदाहरण थे। सबसे सरल समास है, 2 से 3 मिनट में समझना है इसको। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम चर्चा करेंगे अंतिम समास, जो कि हमारा है बहुब्रीहि समास, जो कि सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट समास है। क्योंकि ये कर्मधारय से मिलता जुलता हुआ होता है और ये कर्मधारय का एक भाग भी है। हमने आपको पहले वाली कक्षाओं में बताया भी था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आगे इसके समास की। चलिए मित्रों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम लोग चर्चा करेंगे अंतिम समास, जो हमारा है बहुब्रीहि समास। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग चर्चा करेंगे बहुब्रीहि समास की। बहुब्रीहि समास दोस्तों जो हमारा है, हमने आपको पहली कक्षा में बताया था कि बहुब्रीहि क्लास में हमारा तीसरा पद प्रधान होता है या अन्य पद प्रधान होता है। और हमने आपसे कहा भी था कि हमको शुद्ध और अशुद्ध में लिखने के लिए बहुब्रीहि पूछा भी जाता है। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा कि हमको बहुब्रीहि इस तरह से लिखना पड़ता है शुद्ध और अशुद्ध में। चलिए दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे बहुब्रीहि समास में। तो दोस्तों जो हमारा बहुब्रीहि समास होगा, इसमें भी अन्य समास की तरह 2 पद होंगे। एक प्रथम पद होगा और दूसरा हमारा जो होगा द्वितीय पद या अंतिम पद होगा। दोनों इसमें जो होंगे वो अप्रधान होंगे। द्वितीय पद भी अपना अप्रधान होगा और प्रथम पद भी अपना अप्रधान होगा। इसमें हमारा जो प्रधान होगा वो अन्य पद प्रधान होगा, यानी तीसरा पद, जो कि उसमें होगा नहीं। अन्य पद या तीसरा पद, तीसरे की ओर हमको या दोनों संकेत करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो तीसरा पद होगा वो प्रधान होगा, किंतु इन पदों में वो नहीं होगा। इनमें जो हमारे प्रथम पद और द्वितीय पद होंगे वो दोनों विशेषण और विशेष्य होंगे, किंतु किसी तीसरे के विशेषता बताएंगे। दोनों शब्द विशेषण और विशेष्य होंगे। हमने आपको पहली कक्षा में बताया था, जो हमारा विशेष्य होगा वह हमारा संज्ञा होगा। जो हमारा विशेष्य होगा वो संज्ञा होगा और एक विशेषण होगा ही, और जो विशेषण होगा वो विशेषता बताएगा संज्ञा का। किंतु ये दोनों मिलकर किसी तीसरे की विशेषता बताएंगे, किसी तीसरा का संकेत देंगे, तीसरे पद का, ये दोनों मिलकर। जी हाँ दोस्तों, जैसे एक उदाहरण अभी आपको बताएं, समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे पास एक उदाहरण है वीणा पाणी। आप देखें इसमें 2 शब्द है, एक आपका प्रथम है वीणा और दूसरा है आपका पाणी। तो ये जो हमारा वीणा है ये हमारा विशेषण है किसका? पाणी का। पाणी माने होता है हाथ, हाथ आपका है संज्ञा, यानी विशेष दोनों है। आप एक विशेष से एक विशेषण है, किंतु ये किसी तीसरे के लिए बता रहा है कि वीणा पाणी, अर्थात वीणा है जिसके हाथ में, अर्थात किसके हाथ में? माँ सरस्वती जी के हाथ में। तो दोस्तों कहने का मतलब इसका यहाँ से है, हम अगर इसके उदाहरणों की चर्चा कर लें तो आपको बहुब्रीहि समास बड़ी ही सरलता के साथ स्पष्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, जैसे हमारे पास उदाहरण है, सबसे सरल, सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध उदाहरण जो कि अधिकतर एग्जाम में पूछा गया है वो है लंबोदर। कौन सा उदाहरण? लंबोदर। एक है लंबा और एक है आपको उदर। अब इसका हम अभी अलग करेंगे, विग्रह करें तो हमारा हो जाएगा लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, किसका? अर्थात गणेश जी। लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 हैं विशेषण बता रहे हैं किसका? गणेश जी का। विशेषण विशेष दोनों है, किंतु तीसरे के उदाहरण आपको ये संकेत कर रहे हैं, इंगित कर रहे हैं। चलिए अब दूसरा उदाहरण ले लें। हमारे पास है नीलकंठ। ये सब एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, इसलिए इनको पहले ही बता दिया जा रहा है। अभी कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं कि हो सकता है जो आपको ना पता हो। नीलकंठ अर्थात नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, अर्थात कौन? शिव जी। कौन? शिव जी। नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी।
पीताम्बर, ये 3 उदाहरण बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। पीताम्बर, इसका हो जाएगा पीला है अंबर जिसका, या पीला है वस्त्र जिसका। अंबर माने होता है वस्त्र, वस्त्र जिसका अर्थात कौन? श्री कृष्ण जी, श्री कृष्ण जी। दूसरा उदाहरण ले लें, बहुत ही ये उदाहरण दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान देना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। श्वेतांबर, श्वेतांबर पूछ ले जाएगा। श्वेतांबर में उदाहरण है, तो श्वेत है अंबर जिसका अर्थात सफ़ेद है वस्त्र जिसका, सफ़ेद है वस्त्र जिसका अर्थात कौन? साधु। साधु नहीं, हम लोग बोलते हैं साधु, जबकि साधु गलत हो जाता है, होता है साधु। दोस्तों ये उदाहरण से अब हम कुछ और उदाहरण ले रहे हैं जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे हमारे पास एक उदाहरण है, आपको हमने बीणा पाणी पहले बता दिया है। अगला उदाहरण हमारे पास कमल नयन, कमलासन है, कमलासन अर्थात कमल है आसन जिसका, कमल है आसन जिसका, कमल है आसन जिसका अर्थात कौन? ब्रह्मा जी। ये उदाहरण बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला है मृग नयनी, मृग नयनी, मृग के समान हैं नयन जिसके, मृग के समान नयन है जिसके अर्थात कौन? सीता जी। तो दोस्तों ये हमारे उदाहरण हैं, आप इनको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम कुछ और उदाहरणों की चर्चा कर लेते हैं। चलिए अगला उदाहरण ले लें, हमारे पास है धनुष पाणी अर्थात धनुष है हाथ में जिसके अर्थात कौन? श्री राम जी। चंद्र शेखर, चंद्र शेखर अर्थात चंद्र है शिखर पर जिसके अर्थात कौन? शिव जी, शिव जी। अगला दशानन, दस हैं दशानन अर्थात दस दशानन, दस हैं आनंद जिसके अर्थात कौन? रावण। तो दोस्तों ये हमारा बहुब्रीही समास था। दोस्तों हमने समास के एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हाँ याद आ गया, उसको भी लिख देते हैं। एक हमारे पास है अगला उदाहरण, दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट उदाहरण है ये है पीयूष पाणी, पीयूष पाणी अर्थात दवा है जिसके हाथ में, या औषधि है जिसके हाथ में अर्थात कौन? वैद्य। तो दोस्तों एक ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये भी इम्पोर्टेंट तो सभी हैं, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से कुछ ज़्यादा ही है। तो दोस्तों ये रही हमारी समास की क्लास। तो आज से हमारी समास की क्लास खत्म होती है। इसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे अगला जो हमारा है कारक, कारक के चिन्ह पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे कुछ हैं जो विराम चिन्ह हैं, उनको भी पढ़ेंगे अगली कक्षाओं में। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।